हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके मॉड्यूल डी को कवर करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। तो अगर हम स्टार्टअप की बात करें, सो स्टार्टअप की क्या डेफिनेशन है इंडिया में। स्टार्टअप इन इंडिया, सो यहाँ पे हमें डेफिनेशंस दी है। एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड ए स्टार्टअप। किसी भी एंटिटी को हम स्टार्टअप कब बोलेंगे? अप टू 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी उस कंपनी को कम से कम 5 साल हुए हो और 5 साल के अंदर अंदर हम उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। तो 5 साल जैसे उसके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद वो स्टार्टअप नहीं रहेगा। सेकेंड है, इफ इट्स टर्न ओवर फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज नॉट एक्सीड 25 करोड़, यानी किसी भी साल इसका जो टर्न ओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जो फीचर है स्टार्टअप का वो ये है, इफ इट इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशंस डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, यानी ये जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है वो उसमें कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। और जो भी नई टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल से मतलब इसको कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो ये तीन हमारी मेन मेन डेफिनेशंस होगी स्टार्टअप की। तो पहली बेसिक डेफिनेशंस क्या है कि 5 साल तक जो है उसको स्टैब्लिश हुआ रहना चाहिए। तो मतलब 5 साल तक आप उसको स्टार्टअप बोल सकते हो, उसके बाद नहीं बोल सकते। सेकेंड पॉइंट है, इसका जो टर्नओवर है वो कितना नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, इसको जो है काम करना चाहिए इनोवेशंस डेवलपमेंट के लिए किसी भी नए प्रोडक्ट की। ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट जो है उसका इनोवेशन कर रही है, उसको डेवलपमेंट कर रही है, उसको डिप्लॉयमेंट कर रही है, तो उस पर्पज़ के लिए ये जो है काम करना चाहिए। और ये जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऐसा करे। प्रोवाइडेड दैट एनी सच एंटिटी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी पहले से बिजनेस में है, ठीक है, वो और वो कुछ स्प्लिट अप करना चाह रही है, मतलब बिजनेस से ज़्यादा ब्रांचेस खोल के, तो उसको हम स्टार्टअप कंसिडर नहीं करेंगे। ये नोट करने वाली चीज़ है कि पुरानी कोई कंपनी वो स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट मतलब एक से वो ज़्यादा अपनी ब्रांचेस खोलना चाह रही है, उस केस में उसको स्टार्टअप का नाम नहीं दिया जाएगा। तो स्टार्टअप का नाम कब दिया जाएगा? उसी स्टार्टअप का नाम सिर्फ उसी केस में दिया जाएगा जब कोई नई नई कंपनी पहली बार जो है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, तभी हम उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पायर। इंस्पायर फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है? अभी ये इंस्पायर का फुल फॉर्म की बात करेंगे। इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इनोवेशंस इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब इसमें इसको लॉन्च किया गया है डीएसटी के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एनआईएफ। तो एनआईएफ के साथ मिलके डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर को जो है लॉन्च किया है। ये क्या काम करती है? ये इनकरेज करती है और इंस्पायर करती है यंग पीपल। यंग पीपल का एज कितना होना चाहिए? 10 से 15 साल के बीच। ठीक है, और वो कौन सी क्लास में होने चाहिए? 6 to 10 क्लास के बच्चे। तो ऐसे बच्चे जिनका एज 10 से 15 साल है या जो 6 क्लास से 10th क्लास के बीच में है, उन लोगों के लिए ये जो है इंस्पायर का जो फंड है ये हुआ है। अभी इंस्पायर फंड में होता क्या है, इसमें होगा क्या कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, मतलब जो 6ठी से 10वीं क्लास में है, तो उस टाइप का जो माइंड है उस यंग माइंड में काफ़ी क्रिएटिविटी होती है। मतलब जो चीज़ें हम बाद में सोचनी बंद कर देते हैं, छोटे टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, बट पैसे नहीं होते। जैसे कुछ आपके दिमाग में आया, कुछ प्लान आया कि मुझे ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहिए या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, बट पैसों की दिक्कत है, तो उसी पर्पज़ के लिए ये जो इंस्पायर फंड है इसको लॉन्च किया गया। इसमें होता क्या है कि ऑल ओवर इंडिया हर जगह से कई सारी एप्लीकेशंस आती है। ठीक है, इसमें लिखा है ना, मिलियन यूनिक आइडियाज एंड इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड सोशल एप्लीकेशंस। साइंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है एप्लीकेशंस आनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि स्कूल से कितना, तो अगर हम अप्रोक्स ले तो 3.2 मिलियन नॉमिनेशंस दैट वर रिसीव फ्रॉम स्कूल्स। तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं उनसे 3.2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 3.2 मिलियंस देख लीजिए आप, 32 लाख के आसपास ये हो गया। इतनी सारी नॉमिनेशंस आई थी जिन्होंने इंस्पायर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, इसमें से 50,000 जो बेस्ट आइडियाज थे उनको चूज किया गया था और उनको फिर 10,000 रुपये का इनाम दिया गया था हर किसी को। ठीक है, तो हर स्कूल को 10,000 का इनाम दिया गया था इंस्पायर के तहत। एंड इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए 10th क्लास से नीचे यानी 6 to 10th क्लास के बच्चे या 10 से 15 साल के बच्चे, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, अगर उनको कोई क्रिएटिविटी है, उनके दिमाग में कोई प्लान है टेक्नोलॉजी को लेके, साइंस को लेके, तो उस प्लान को वो जो है बनाए। और बनाने के बाद जो है उनको नॉमिनेशंस देनी है। नॉमिनेशन देने के बाद 50,000 जो बेस्ट आइडियाज़ है उनको सेलेक्ट किया जाएगा और हर किसी को 10,000 रुपीज़ जो है इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। वो उससे अपने प्रोजेक्ट में जो है उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका एग्जीबिशन ये सब जो है कराया जाता है। तो यही जो है पर्पस है इंस्पायर का, मतलब उनको इंस्पायर करना, नाम से ही लग रहा है इंस्पायर करना। नेक्स्ट है व्हाट इज आईबीसी कोड 2016। इसके ऊपर जेआईबी में पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। ठीक है, व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो जब 2016 में आईबीसी कोड लाया था तो इसका मेन पर्पस यही था, फटाफट मतलब जल्दी जल्दी एक्सपीडियंस जितनी जल्दी हो सके, जो भी केसेस पेंडिंग चलते हैं बैंकों के लिए, बड़ी बड़ी फर्म्स के, जैसे कोई इंडिविजुअल्स डेटर्स है बड़े अमाउंट का, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई कॉर्पोरेट है, तो जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है लेकिन उसकी रिकवरी में बैंकों को सालों साल लग जाते हैं। तो उसी चक्कर में कि बैंकों का सालों साल पैसा जो है फंसा रह जाता है, क्योंकि कस्टमर से रिकवरी में इतने साल निकल जाते हैं, तो थोड़ा फास्ट थोड़ा जल्दी रिकवरी हो, उसी पर्पज के लिए आईबीसी कोड 2016 को लाया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो है हैज नोटिफाइड स्टार्टअप दैट दे आर फास्ट ट्रैक फर्म्स विच विल अलाउ देम टू वाइंड अप देयर एक्टिविटीज विद इन 90 डेज। तो यानी अगर कोई भी कंपनी है, कोई स्टार्टअप है या कोई भी और कंपनी है, तो अगर उसका वाइंड अप करना है, मतलब क्लोज करके सारा बेच बाच के उसको कंप्लीट करना है, उसका सेटलमेंट पूरा, तो 90 डेज के अंदर हो जाएगा, रेदर देन 180 डेज दैट वर रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर। अगर नॉर्मल बोले तो 180 दिन लग जाता था, लेकिन आईबीसी कोड 2016 के तहत 90 डेज में सारा का सारा जो है सेटलमेंट इसमें हो जाता है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो इतना है कि फास्ट जल्दी जल्दी जो है रिजोल्यूशन हो, या तो बैंक चेक करे, मतलब बैंक जो है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करे कंपनीज के, और फिर देखे कि कुछ रेजोल्यूशन होना है कि नहीं होना, अगर नहीं होना तो फटाफट उसको बेच के जो है बैंक का पैसा रिकवर करे। मतलब इतना जो लेट लगता है, कई सालों साल लग जाते हैं, वो ना हो। इसी पर्पज के लिए आईबीसी कोड 2016 को लेकर आए, और इसमें 90 डेज के अंदर अंदर सारा कुछ रिकवरी होके फाइनल इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इनोवेशन चैलेंज। अब ये इनोवेशन चैलेंज क्या होता है? ये जो है इनोवेशन चैलेंज स्पेशली किस पर्पस के लिए, वो आप समझ ले तो आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। इट इज, इसका जो गोल है, डेवलपिंग ए पोर्टेबल डिवाइस फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो देखिए हमारे घर में जो पानी आता है, ठीक है, तो जनरली आप लोगों के घर में आरओ वाटर या फिर आरओ का पानी आप लोग पीते हैं, आजकल खाना भी उसी से बनता है। बट इनोवेशन चैलेंज में मतलब एक ऐसे पोर्टेबल डिवाइस की बात की गई जो कि पानी की क्वालिटी को चेक कर सके। मतलब कोई भी गांव में कहीं पे भी जिनके पास आरओ का पानी नहीं है, उनके पास वैसे ही नलके से किसी और थ्रो से सोर्स से जो है पानी उनके पास आता है, तो वो चेक कर सके पानी की क्वालिटी को कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं है। अब पता कैसे लगेगा कि पानी पीने लायक है कि नहीं है? जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका जो रिक्वायरमेंट है BIS 10,500 2012 वाला, तो ये वाला स्टैंडर्ड या इससे ज्यादा का जो लेटेस्ट जो वर्जन है, उतने तक का जो है रिक्वायरमेंट अगर होगा तो वो पानी पीने लायक होता है। ठीक है, ऐसा बोला गया। तो एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो पानी की टेस्टिंग करके दे सके और बहुत पोर्टेबल हो, मतलब कोई भी जो है पानी को आसानी से टेस्ट करके जो है पता कर सके। ठीक है, उसी पर्पज के लिए इनोवेशन चैलेंज की बात की गई थी। इसको लॉन्च किसने किया, इनोवेशन चैलेंज को? इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, नेशनल जल जीवन मिशन। इसके तहत जो है इसने नेशनल जल जीवन ने, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी ने कोलैबोरेशन करके जो है इस चैलेंज की बात की है। इसमें बोला गया कि जो सरफेस वाटर, ये जो ग्राउंड वाटर है, रूरल गांव के एरिया में ज़्यादातर उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसमें से ग्राउंड वाटर 80% तक इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे एरिया में पानी जो है साफ है या किस तरीके का उसका क्वालिटी है, तो उसको चेक करने के लिए कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, तो लोगों को घरों में पाइप से या कोई और सोर्स से पानी आता है, तो उनके पास कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे वो डायरेक्टली जो है पानी को इस्तेमाल कर सके, चेक करके कि हाँ ये पानी पीने लायक है नहीं है। तो उसी पर्पज के लिए इनोवेशन चैलेंज की बात की गई थी, जिसमें एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप करने की बात की गई थी। इसका जो पर्पज था, एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस बनाया जाए जो कि पानी की क्वालिटी को चेक करके बताए कि पानी साफ है, पीने लायक है कि नहीं है। यही इसका जो है मेन पर्पज यहाँ पे है। व्हाट इज मेज़ानिन फाइनेंसिंग? मेज़ानिन फाइनेंसिंग क्या होता है? ये टाइप का आप सोच सकते हैं हाइब्रिड फाइनेंस है। हाइब्रिड मतलब ये मतलब डेप्थ भी है और इक्विटी भी फाइनेंस है। ठीक है, इसमें जो लेंडर है, मतलब जो लोन दे रहा है, हैज अ राइट टू कन्वर्ट द डेप्ट इनटू इक्विटी इन द केस ऑफ कंपनी बिकम्स डिफॉल्ट। यानी अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी तो जिसने लोन दिया, जिसने डेप्ट दिया, उसके पास ऑप्शन है कि वो उसके शेयर ले सकता है। इक्विटी जो है, इक्विटी पे उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने डेप्ट मतलब लोन दिया पर उसका लोन का रिपेमेंट नहीं हो रहा, कस्टमर जो कंपनी है या कस्टमर बोलिए वो डिफॉल्ट हो गया है, तो डिफॉल्ट होने के केस में जो डेप्ट है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके पास पूरा राइट है लेंडर के पास कि वो उस डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा। इन केस अगर वो कंपनी जो है उसको पेमेंट नहीं दे रही, उसने जो लोन दिया, डेप्ट दिया, उसकी पेमेंट नहीं मिल रही, तो उस केस में उसका जो इक्विटी है, सॉरी उसका जो लोन है, डेप्ट, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी फाइनेंस को बोलते हैं मैज़ेनिन फाइनेंस, या आप इसको एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंस भी
बोल सकते हैं। और ये स्पेशली जो है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो है मेजरमेंट फाइनेंस दिया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें रिटर्न भी काफ़ी हाई रहता है, इसमें इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनसे अच्छा जो है इसमें रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड क्या है? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में जो है पहली बार इनिशिएट किया था। तो मतलब जो द पर्पस ऑफ दिस अवार्ड इज टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सेलेंट स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम इनेबलर दैट आर कॉन्ट्रीब्यूट। तो सबसे बेस्ट जो स्टार्टअप है, जिनका सबसे एक्सेलेंट सपोर्ट रहा है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और बाकी की चीज़ें जो है क्रिएट करके दी है और इकोसिस्टम में, तो उस तरह के एक्सेलेंट स्टार्टअप को एक अवार्ड दिया जाता है, वही हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है। 2021 से जो है इसकी पहली बार स्टार्टिंग शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। स्टार्टअप के क्या क्या स्टेजेस है और कौन कौन से जो है ये पैसों का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से करता है। तो स्टार्टअप के बारे में हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी कि पहले 5 साल तक वो स्टार्टअप रहता है, फिर इसका टर्नओवर इतना होना चाहिए और उसको ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी मार्केट में इनोवेटिव इस तरह की का हो, ठीक है। तो हमने बेसिक स्टार्टअप के बारे में देखा था। अब कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, तो सबसे पहला जो स्टेज आता है स्टार्टअप का वो आता है आइडिया फेज। At this point, the entrepreneur has the business concept in their head and is working to turn into reality. तो आइडिया मतलब जैसे बोलते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज योर माइंड। मतलब आपके दिमाग में एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मतलब आइडिया से क्या होगा कि आप एक आइडिया को इस जो है पूरे एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो जिसने ये स्विगी, जोमेटो इस तरह की एप्स बनाई या ओला उबर, इनको देख के नहीं लगता कुछ सिमिलर है। मतलब इन्होंने सिर्फ प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, बाकी चीजें कहाँ से हुई है, मतलब ना इन्होंने खुद से चीजें प्रोड्यूस की है और जो कस्टमर है वो भी अलग है, बस इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और प्लेटफॉर्म की ही बदौलत इन्होंने इतने लाखों करोड़ों रुपए अर्न किए। यानी उनका एक आइडिया था, जैसे उबर ओला, तो उनका एक आइडिया था कि हम एक ऐप बनाते हैं जिसमें जो कैब ड्राइवर्स है उनको भी हम लोग जोड़ेंगे और जो जनता है जिनको कैब की जरूरत पड़ती है ऑफिस जाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। और जब से ये ओला उबर आया तो लोग जो है पहले जो लोग कार खरीदना प्रेफर करते थे उन्होंने उसको भी खरीदना बंद कर दिया। उसका रीजन यही था कि ओला और उबर में वो आसानी से कार बुक कर लेते। अगर उनकी खुद की कार है तो उनको सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता है, और ठीक है, और भी कई सारी उसको कार की पार्किंग की बहुत सारी टेंशन है। बट ओला उबर के आने से बहुत सारे लोगों की जो टेंशन है ये कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। तो ये भी क्या था, ये एक आइडिया था। तो वही बात यहाँ पे की गई है। आइडिया फेस मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जब एंटरप्रेन्योर के दिमाग में एक आइडिया है कि कैसे मैं बिजनेस करूंगा, इसको मैं कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करूंगा। एट दिस पॉइंट इन द प्रोसेस द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड इज लिटिल नो, क्योंकि स्टार्टिंग है तो भी पैसा ज्यादा नहीं चाहिए। इन एडिशन मैंने बिजनेस इन इज अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन, बल्कि जब बिजनेस स्टार्टिंग फेज में होता है ना, देर आर वेरी फ्यू एवेन्यूज एंड सोर्स बाय विच कैश कैन बी रेज। अब कोई नया बिजनेस है, ठीक है, अब जो बिजनेसमैन है यानी एंटरप्रेन्योर, उसको तो लगता है ये आइडिया बहुत अच्छा है, बट लोग उस पर कैसे बिलीव करेंगे, कोई उसकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे टाइम पर उसको ज्यादा सोर्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल नहीं हो पाती, ठीक है। और ज्यादातर जो पैसा वो जो लाता है, मतलब जो अरेंज करता है, वो अनऑफिशियल सोर्सेज से होता है, ठीक है। और ये उसका मतलब बेसिक फेस है, ये उसका आइडिया फेस इसको आप बोल सकते हैं। इसी को बोला जाता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मतलब ग्रोइंग ए कंपनी यूजिंग ओनली वंस ओन रिसोर्स एंड रिफ्यूजिंग एनी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। बूटस्ट्रैपिंग मतलब खुद के पैसों से, अपने खुद के रिसोर्सेज से जो है कंपनी को ग्रो करना, बाहर से कोई मदद नहीं लेना, ठीक है, उसको बूटस्ट्रैपिंग बोला जाता है। तो वो आपका आइडिया फेसेस में बताया गया। इट इन्वॉल्व बोथ द ऑपरेशंस ऑफ फर्म एंड इट्स ग्रोथ ऑन एंड सेविंग जनरेटेड बाय इट। Because there is no obligation to pay back the cash or dilute control, there is first choice at the first। तो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने ही पैसों से जो है अरेंज करें, ठीक है, अपने पैसों से जो है अरेंज करें और उसी से हम अपना बिजनेस ग्रो करें, बाहर से हमें कुछ मदद नहीं लेनी, ठीक है। इसी को बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। इसके फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप खुद के पैसों से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आपको फायदा होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उसको आप सेव करके दोबारा जो है अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। तो मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी को पैसा पे करना है, या डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ फर्म। कंट्रोल कैसे डाइल्यूट होता है? जैसे आपने अपने शेयर्स बेच दिए, तो आप पहले 100% शेयर होल्डर थे, अब आप 90% हो गए। ऐसे आप और शेयर बेचेंगे बेचेंगे तो 80% होगा, तो आपका जो कंट्रोल है वो भी नहीं जाता। तो जनरली ज्यादातर इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं अपने आइडिया फेस में कि सारा पैसा हम खुद से अरेंज करें और बाहर से हमें ना लेना पड़े, ठीक है। आप किसी को ग्रो करना है तब तो फिर शेयर्स बेच के आगे और ग्रो करना ही पड़ेगा, बट जनरली यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग की थोड़ी सी बात की है। तो पहला स्टेज हो गया हमारा आइडिया फेज। सेकंड में क्या आता है? सीड स्टेज। सीड स्टेज में क्या है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फील्ड ट्रायल्स। अब उसके पास आइडिया है, अब उसकी टेस्टिंग की जाएगी उसके प्रोडक्ट को लेके कि कैसा प्रोडक्ट वो बनाएगी, ठीक है, फील्ड उसकी ट्रायल होगी। और बिल्ड ए फॉर्मल टीम बिफोर इट इज एलिजिबल टू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग फंडिंग सोर्सेज। तो अब जो है
उसकी प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। Incubators are organizations that have been established with the specific purpose of assisting entrepreneurs in the process of constructing and launching their enterprise। तो incubators है गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है अटल incubators इस तरह से जो है लॉन्च की गई है। तो incubators जो है ये organizations होती है और इनका काम क्या है कि सीड स्टेज में जो नई नई कंपनी है जिनके पास अच्छे आइडियाज है उनको कंस्ट्रक्शन करने में, उनके प्रोडक्ट को लॉन्च करने में उनकी मदद करना। और भी कई सारी अलग से वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है incubators देने का काम करती है, जैसे उनको ऑफिस स्पेस चाहिए, यूटिलिटीज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मदद चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, उन सभी में इंक्यूबेटर्स जो है सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने अटल इंक्यूबेशन और भी कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जो कि इंक्यूबेटर्स का काम करते हैं। इंक्यूबेटर क्या काम कर रहा है, जो जो नई नई कंपनी है उसको हर तरह से, जिस तरह से उसको मदद चाहिए हर तरह का उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। इसके अलावा जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, जैसे डेब्ट चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो इनिशिएटिव ऑफ फ्यू लोन प्रोग्राम टू ऑफर एंटरप्रेन्योर्स कोलेटरल। तो गवर्नमेंट ने भी कई सारे ऐसे लोन के प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें उनको कोई अलग से सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है, यानी कोलेटरल फ्री लोन जो है उसको मिलेगा, और जो लोन का अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, वो भी काफी सस्ता रहता है। ठीक है, तो वो आपका सेकंड स्टेज आ गया, सीड फाइनेंस, सीड स्टेज। तीसरा स्टेज क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सीरीज स्टेज। एट दिस पॉइंट इन द प्रोसेस मनीज आर बीइंग रेज्ड सो दैट कंपनीज कैन डेवलप इट्स यूजर बेस। अब पैसा वो बना रही है और वो धीरे धीरे अपना यूजर बेस बढ़ा रही है, प्रोडक्ट वो बढ़ा रही है और अलग अलग ज्योग्राफिक लोकेशन वो ग्रो कर रही है। ठीक है, तो सीरीज स्टेज। तो फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडिंग सोर्स, तो इस केस में वेंचर कैपिटल एक सोर्स है। वेंचर कैपिटल जनरली क्या होता है कि वेंचर कैपिटल जो फंड है ना, उसका काम होता है कि जो नई नई कंपनी है जो मार्केट में अभी नया नया आई है और जिसका आइडिया उनको लगता है कि हाँ ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो वैसे टाइम पे जो वेंचर कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कई सारे तरीके हैं कि वो कंपनी के शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, या डेब्ट के थ्रू, या बॉन्ड के थ्रू, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वेंचर कैपिटल कंपनी के साथ उसी टाइम तक जुड़े होते हैं जब तक कंपनी का आईपीओ नहीं आ जाता। आईपीओ के लिए जो है मतलब आईपीओ मतलब पब्लिक वो लिस्टिंग करेगी अपने शेयर्स की, ठीक है, जनता उसके शेयर्स खरीदेगी। तो आईपीओ लाने से पहले कंपनी को पैसे की जरूरत होती है ना, क्योंकि अभी नई नई कंपनी को जो है जो आपकी शेयर मार्केट है, नई नई कंपनी कोई भी मतलब आईपीओ नहीं ला सकता, तो अच्छी खासी मार्केट में ठीक ठाक इमेज होनी चाहिए तभी आप आईपीओ ला सकते हैं। तो उससे पहले भी कंपनी को पैसा की जरूरत पड़ती है ताकि वो खुद को ग्रो कर सके, तो ऐसे टाइम पे जो वेंचर कैपिटल उनको सपोर्ट करता है। तो वेंचर कैपिटल कंपनी के बुरे टाइम से, मतलब जब उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उस टाइम पे सपोर्ट करता है। और कब तक, जब से कंपनी के अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कंपनी के अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, आईपीओ में कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी, वैसे ही अपना वेंचर कैपिटलिस्ट होते कौन है, वो एक तरह से कंपनी के शेयर्स में उनका कुछ जो है वो शेयर होल्डर आप बोल सकते हैं, कंपनी का कुछ शेयर वो लोग खरीद के जो है कंपनी को पैसा देने का काम करते हैं। और फिर अपने शेयर्स आईपीओ में बेच के वो लोग चले जाते हैं, फिर कोई दूसरी कंपनी की तलाश में जो कि इस स्टेज में हो। इस स्टेज मतलब जब उनको कोई फंड ना दे रहा हो, और वैसे टाइम पे ये लोग कंपनी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल भी सीरीज स्टेज वाले स्टेज में जो है कंपनी को फाइनेंस सपोर्ट देने का काम करती है। और हर वेंचर कैपिटल की अलग अलग फिलॉसफी होती है कि वो कौन से स्टेज में वो जो है फंडिंग दे रही है। नेक्स्ट आता है स्केलिंग। फंडिंग आर दोस लेट, तो ये लेट स्टेज में जो है कंपनी को भी फंड्स कम्स फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड दैट हैव लार्ज टिकट साइज। तो स्केलिंग में क्या होगा कि कुछ ऐसे वेंचर कैपिटल है जिनका टिकट साइज बड़ा है, मतलब जो ज्यादा अमाउंट का लोन दे सकती है। तो स्केलिंग में ऐसे वाले जगह से जो है लोन लिया जाता है। इसमें मार्केट अभी अच्छा खासा रिस्पॉन्स लेने लगी है, तो ये बेस्ट अप्रोच रहता है वेंचर कैपिटल के लिए कि वो कंपनी में ऐसे टाइम पे भी इन्वेस्ट करे। लास्ट आता है यहाँ पे हमारा एग्जिट ऑप्शन। अब एग्जिट कब करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेंचर कैपिटल क्या करती है, अगर कंपनी को आईपीओ की परमिशन मिल गई है, ठीक है, उसने अपने आप को लिस्टिंग कर लिया है, तो अगर वो आईपीओ लेके आ रही है तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेंगे कि वो उसको खरीद के आईपीओ के थ्रू जो है एग्जिट करेंगे, या कोई कंपनी किसी दूसरे को अगर वो बेच के जाना चाह रही हो, तो उस केस में भी जो वेंचर कैपिटल है वो पैसा उनको मिल जाता है। इसमें लिखा है इट इज पॉसिबल दैट इन्वेस्टर्स विल कम टू द कंक्लूजन दे वांट टू सेल द पोर्टफोलियो फर्म टू अनदर कंपनी। कोई भी और कंपनी अगर वो इस चीज में एक्टिविटी मतलब कर रही है ऑपरेट, तो वो उसको बेच के जा सकता है। व्हेन वन फर्म मर्ज विद अनदर ईदर बाय परचेसिंग द एंटायर कंपनी और ओनली अ पर्सन, बोथ बिजनेस बेनिफिट। अगर मान लीजिए एक कंपनी दूसरे से मर्ज कर रही है, ठीक है, या एक दूसरे को परचेज कर रही है, तो दोनों के दोनों बिजनेस को बेनिफिट होता है। A startup may also launch an initial public offering by listing its shares for the first time on a stock exchange। तो जो स्टार्टअप होती है वो आईपीओ लेके आती है, और कब लेके आती है, फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आईपीओ में क्या होगा कि इट इज ओनली अंडरटेकिंग बाई कॉर्पोरेशन दैट हैव कम। तो बोल रहा है कि आईपीओ का जो प्रोसेस है वो अच्छा खासा प्रोसेस, उसमें अच्छे खासे पैसे भी लग जाते हैं, काफी मतलब फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है। तो जनरली जब कंपनी अच्छा खासा अर्निंग में उसका अच्छा खासा हिस्ट्री होती है, अच्छी खासे मार्केट में उसकी वैल्यू हो जाती है। क्योंकि अगर कंपनी का मार्केट में नाम नहीं है और वो आईपीओ लेके आएंगी तो कोई उनके आईपीओ में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो अच्छा खासा मार्केट में कंपनी का ठीक ठाक नाम हो जाना चाहिए, तभी वो जो कंपनी है आईपीओ लेके जा सकती है।
तो ऐसे टाइम पे अगर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो आईपीओ वालों को अपना शेयर्स देके अपना एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो कौन कौन से हमने स्टेज देखे स्टार्टअप और सोर्स ऑफ फाइनेंस में। तो पहला आइडिया, बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टेज है। फिर सीड फाइनेंस, और उसके बाद आपका सीरीज के स्टेज, धीरे धीरे ये आगे ग्रो कर रही है। फिर स्केलिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरीज स्टेज में नॉर्मल जो वेंचर कैपिटल फंड है वो उनको पैसा देने का काम करती है, और स्केलिंग में जो हाई वैल्यू हाई टिकट साइज जो लार्ज टिकट साइज की वेंचर कैपिटलिस्ट है वो फंड देने का काम करती है। लास्ट आएगा एग्जिट ऑप्शंस। तो इसमें कंपनी या तो मर्ज हो जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच के, मतलब पहली वाली कंपनी एग्जिट कर जाती है, या फिर अगर आईपीओ लेके आ रही है तो वेंचर कैपिटल एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ये इसमें चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। ठीक है, ये भी एक स्कीम है, गवर्नमेंट की द्वारा लॉन्च की गई है। एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आ जाएगा, जैसे शिप फार्मिंग होता है। ठीक है, एनिमल्स को जो रखा जाता है, कैटल फार्मिंग, तो ये सारा एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। तो इसको लेके भी एक स्टार्टअप ग्रांट चैलेंज था। इसको इनिशिएट कब किया गया था, इट वॉज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया गया था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, और फिर ये एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पहला एडिशन जो है रिलीज किया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2019 में, और उसका सेकेंड एडिशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस दिन, नेशनल मिल्क डे था गुजरात में, उस टाइम पे ये जो है सेकंड वाला जो है इसका स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या था इस कंपटीशन का, द पर्पस ऑफ द कंपटीशन इज टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल एंड प्रैक्टिस अप्रोच। मतलब ऐसे कोई प्रैक्टिसेस या ऐसा कोई अप्रोच जिससे जो चैलेंजेस, जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी इंडस्ट्रीज को, तो उस चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जा सके। तो उसी पर्पस के लिए ये जो था एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज था। मतलब कुछ ऐसी अप्रोच बताइए, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच बताइए, कोई नई अप्रोच बताइए जो आपने डेवलप की हो। ठीक है, उसका इनकरेज, मतलब उसको बढ़ावा देना कि कोई नई अप्रोच का डेवलपमेंट हो, ताकि जो भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी इंडस्ट्रीज वाले को, उसका जो है रिजोल्यूशन दिया जा सके। उसी पर्पज के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डिजिटल डेमो डे। ये क्या था, डिजिटल डेमो डे इज अ कॉन्फ्रेंस एंड डिस्प्ले फॉर न्यू। तो एक टाइप की आप बोल सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, कहाँ पे है ये, जो भी नई टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन जर्मनी, तो जर्मनी में जो भी टेक्नोलॉजी की कंपनी स्टार्ट हुई है उनके लिए कॉन्फ्रेंस डे है ये। ठीक है, डिजिटल डेमो डे। इसमें होता क्या है, इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल टेक, तो जो नई नई स्टार्टअप है जो कि टेक्नोलॉजी को लेके स्टार्टअप है, जैसे आपका वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये जो टेक्नोलॉजी को लेकर जो चीज़ें हैं, या साइबर सिक्योरिटी या स्मार्ट डिवाइसेस, ड्रोन्स हो गए, रोबोट्स हो गए। ठीक है, तो वो अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी को शो कर सकते हैं। टेस्ट आउट एंड गेट इन टच विद, मतलब टेस्ट आउट मतलब चेक कर सकते हैं लोग कि किस तरह की आपकी टेक्नोलॉजी है। इट ऑनर इंसाइट, तो इसमें जो जैसे कॉलेजेस हो गए, कॉर्पोरेशन हो गई, छोटे या मीडियम साइज की जो बिजनेसेस हो गई या स्टार्टअप हो गई, तो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि इसमें सबसे अच्छा, जिसका मतलब जिनका टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रोडक्ट बनाया है, मतलब इसमें स्पेशल फोकस उन कंपनीज को दिया जाता है जो टेक्नोलॉजी को लेकर प्रोडक्ट बना रही है। इसमें नाम भी दिया है, कोई वर्चुअल रियलिटी को लेकर, कोई स्मार्ट डिवाइसेस, कोई ड्रोन्स, कोई रोबोटिक, इस तरह की जो चीज़ें आप बना रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आप बना रहे हैं, तो उनको जो है ऑनर किया जाएगा, जो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वही हो गया आपका डिजिटल डेमो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज आयुष्मान पीएमजेवाई स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलके जो आयुष्मान पीएमजेवाई है, इन्होंने एक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। इसमें इनविटेशंस भेजा गया, मतलब जो नए नए बिजनेसेस है, इंडिया के नए नए बिजनेसेस, उनको बोला गया कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना के दो जो कि हमारे हेल्थ अथॉरिटी सपोर्ट के तौर पे काम आए। यानी कि आपको कोई इनमें जो नई नई स्टार्टअप है ना, इस चैलेंज में होगा क्या, कि जो नई नई स्टार्टअप है उनको इनवाइट किया गया है, और उनको, ये जो स्टार्टअप है ये कौन सी होनी चाहिए, इनको कोई मेडिकल डिवाइस वो बना रही है, कोई डिजिटल हेल्थ चेकअप का डिवाइस बना रही है, हॉस्पिटल की सर्विसेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ कम्युनिकेशंस, मेडिकल वर्कप्लेस ट्रेनिंग का जो आप कैपेसिटी बिल्डिंग, या जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करे, तो उन सभी जो है स्टार्टअप को बोला गया है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि डिजिटल हेल्थ को लेके, हॉस्पिटल सर्विसेज को लेके, मेडिकल डिवाइस को लेके, उस तरह के एरिया में जो है कंपनी काम कर रही है। ठीक है, उनको इनवाइट किया गया और उनको बोला कि आप जो है इसके रिगार्डिंग कोई नया प्रोडक्ट बनाइए, और कोई जो है जो भी चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन आप लेके आइए। तो उसी पर्पज के लिए आपका आयुष्मान पीएमजेवाई स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज को लाया गया।
ठीक है, तो चैलेंज में क्या क्या होगा? चैलेंज में उन स्टार्टअप को बुलाया गया है जो कि मेडिकल डिवाइस, डिजिटल हेल्थ, हॉस्पिटल सर्विसेज, हॉस्पिटल इस वाली एक्टिविटी में जो है डील करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और जो नए नए बिजनेसमैन है स्टार्टअप, उन्हीं के लिए चैलेंज इसमें दिया गया। उनको बोला गया कि इसका आपको सॉल्यूशन देना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसके तरह तौर पे आप इन सभी जो चैलेंजेस है इनसे आप जो है इनको रिजॉल्व कर सको। चलो, इसके साथ ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, और ये आपको टू हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग उसकी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।